एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 क्लास 9th का हम करेंगे। क्लास 9th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस टेक्स्ट बुक का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 पहले मैं लेसन को कराऊंगी, फिर बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में हैं। फिर मैं इसके नोट्स भी आपको दूंगी कि जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको आपको एग्ज़ाम के टाइम में याद रखना है। यहाँ पर जानेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में कि एटम्स क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा एटम्स यानी कि जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स जिसे हम अणु कहते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस क्या बताता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स जो लिंक्ड होते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू, वॉज फोर्स्ड in the crucible of 19th century experimental chemistry. It has continued to serve as the principal means of ordering and classifying the observations of chemistry. एक पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट में, एक ऑर्डर में लिंक हुए जो बहुत सारे एटम्स होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल कहा जाता है। और डिफ़िकल्टी विद दिस हाइपोथेसिस, अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस की डिफ़िकल्टी ये थी कि इट वॉज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू द क्वांटम मैकेनिक्स। ये रिलेटेड नहीं था क्वांटम मैकेनिक्स से। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, अगर आपने ये नाम पहली बार सुना है, आई होप कि आपने नाम पहली बार सुना होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ना है। फिजिक्स, द फिजिक्स ऑफ गवर्न्स द मोशन ऑफ न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन दैट मेक यू द एटम्स एंड बॉन्ड्स। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जैसे न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और एटम्स और बॉन्ड्स, इसके बारे में आपने पहले से ही सुन रखा होगा। तो यहाँ पर जो एटम्स और बॉन्ड्स होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस लेसन्स में। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो कुछ ओपिनियन है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानेंगे कि क्या है एटम्स और मॉलिक्यूल। और केमिस्ट्री जो है हम समझेंगे कि किस स्कीम पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सिंबल्स और फार्मूला को जानते हैं। यहाँ इस लेसन में बार बार आप एक टर्म सुनेंगे, सिंबल और फार्मूला। तो सिंबल क्या होता है, द यूनिक सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ईच एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक सा सिंबल बनाया गया। जैसे कि मैं बताऊँ एग्जाम्पल यहाँ पर, तो ओ के लिए जो सिंबल बनाया गया है, तो ओ के लिए, ऑक्सीजन के लिए ओ बनाया गया है। ठीक उस तरह मैग्नीशियम के लिए Mg बनाया गया है। और फार्मूले आर यूज टू रिप्रेजेंट कंपाउंड्स, जैसे H2O है, ये वाटर का फार्मूला है। तो फार्मूला यूज़ किया जाता है एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। एलिमेंटल सिंबल की बात करेंगे तो अ सिंबल असाइंड टू ईच एलिमेंट, सिंबल इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द एलिमेंट एंड कंसिस्ट ऑफ वन कैपिटल लेटर और अ कैपिटल लेटर फॉलोड बाय लोअर केस लेटर। तो बच्चों एलिमेंटल सिंबल जो बनाया जाता है, तो आपने अगर कभी सोचा होगा आखिर हाइड्रोजन को H से ही डिनोट क्यों करते हैं और मैग्नीशियम है उसको Mg से डिनोट करते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो केमिस्ट्री के टर्म में सिंबल जो असाइन किए गए हैं ईच एलिमेंट के लिए, वो बेस्ड होते हैं जो उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और जो दूसरा होता है वो लोअर केस लेटर हमेशा लिखा जाता है, ये रूल है। सम सिम्बल्स आर बेस्ड ऑन लैटिन और जर्मन नेम ऑफ द एलिमेंट। तो बहुत सारे ऐसे भी सिंबल है, ऐसे एलिमेंट है जिनका जर्मन नेम और लैटिन नेम के पर बेस्ड है उनका जो सिंबल होता है। जैसे कि आप पोटेशियम बोलते हैं, और पोटेशियम को जब आप लिखते हैं तो के लिखते हैं उसके लिए, क्योंकि के जो होता है कैलियम पोटेशियम का लैटिन नेम होता है। तो उस तरह से इसका सिंबल दिया गया है। यहाँ पर देखो कुछ केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स यहाँ पर इस लिस्ट में आपके लिए दिए हुए हैं। जैसे कि एक्टीनियम के लिए Ac, सिल्वर के लिए Ag, एल्यूमिनियम के लिए Al और आर्गन के लिए Ar, आर्सेनिक के लिए As। और इस तरह से आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ है यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को। आगे देखो, अगर मैं बात करूँ क्लोरीन की, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन का सिंबल होता है 6Cl और इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन एक गैस है और ये सिचुएटेड कहाँ होता है, तो इसका जो वेट है वो होता है 35.453। और यहाँ पर जो सिचुएटेड होता है ये 7th A। आप पीरियोडिक टेबल को अगर आपने देखा होगा, पीरियोडिक टेबल का वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो कि किस तरह से ये अरेंज होता है और कहाँ सिचुएटेड होता है।
कंपाउंड फार्मूलाज की बात करेंगे। कंपाउंड फार्मूला कंसिस्ट होता है ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट फाउंड इन द कंपाउंड। जितने सिंबल एक कंपाउंड में मौजूद होते हैं ये उसी पर बेस्ड होता है, और ईच एलिमेंटल सिंबल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है तो क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो होता है एलिमेंट का वो सिंबल के फॉर्म में। सपोज यहाँ पे देखो, शो देयर आर 2 H एटम्स एंड 1 O एटम, तो इसे क्या लिखेंगे, H2O। लाइन रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन एटम। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट कलर्ड बॉल। स्पेस फिलिंग मॉडल shows the relative size of hydrogen and oxygen atoms in the water molecules. एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड फार्मूला, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर 1 कार्बन एटम 1 ऑक्सीजन एटम है, मिल के बने होते हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला होता है CO। वाटर फार्मूला इज़ H2O। यहाँ पर ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। इस अगर बात करेंगे अमोनिया की, तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये रिप्रेजेंट करता है कि इस अमोनिया में 1 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटम्स जो होते हैं वो बने होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के, जो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक साथ फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन ऑफ एन एटम, उसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकेट होते हैं आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस and taught to move very rapidly throughout a relative large volume of space surrounding the small but very heavy nucleus. प्रोटॉन्स जो होते हैं वो लोकेट करते हैं न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, और वो कैरी करते हैं +1 इलेक्ट्रिकल चार्ज, और उसके पास जो मास होता है वो 1 AMU यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जिसे एक स्मॉल लेटर U से भी आप डिनोट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकेट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दे कैरी नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड हैव अ मास ऑफ 1 AMU। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लोकेट होते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, इसका जो इसमें -1 एटॉमिक चार्ज प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसे 1 AMU से डिनोट किया जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक माइनस चार्ज है और इसका जो है 1 माइनस चार्ज होता है, और इस तरह से मास होता है 9.07 × 10⁻28। AMU में मास इसका 1/1836, और ये जो लोकेशन होती है इसकी आउटसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो होता है उसे P से रिप्रेजेंट करते हैं, P+ या फिर H+ से। इसके ऊपर एक प्लस चार्ज होता है, इसका मास जो होता है 1.67 × 10⁻24 होता है, और मास AMU में इसका 1 AMU होता है, एंड इस लोकेशन इज इनसाइड द न्यूक्लियस। अगेन न्यूट्रॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं N से, इस पर कोई चार्ज नहीं होता यानी कि 0 होता है, बट इसमें मास होता है दैट इज़ 1.67 × 10⁻24, और AMU में इसका मास 1 होता है, और ये सिचुएटेड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, ये क्या चीज़ होती है, जब एटॉमिक नंबर ऑफ एटम होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उसकी संख्या के बराबर एटॉमिक नंबर होती है। मास नंबर ऑफ एन एटम, मास नंबर जो होता है एक एटम का वो इक्वल होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, और मास नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल ऑफ कैपिटल लेटर A। आइसोटोप्स क्या होता है बच्चों, तो आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स एटम्स होते हैं जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैरी करते हैं इन द न्यूक्लियस बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, दैट इज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, C35 और C37। सिम्बॉल्स फॉर आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स के लिए जो सिम्बॉल लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरह से E
नीचे एटॉमिक नंबर Z जो होता है ऊपर लिखते हैं, जो कि होता है इसका मास नंबर. Z इज़ द एटॉमिक नंबर एंड A इज़ द मास नंबर एंड E इज़ द एलिमेंटल सिंबल. अब यहाँ पर एग्जाम्पल है आइसोटोप सिंबल का. निकल है Ni28 और 60. अब ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि एक आइसोटोप है निकल का जो कंटेन 28 प्रोटॉन्स एंड 32 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. Isotopes are also represented by the notation name A, where name is the name of element and A is the mass number of the isotope. And an example of this isotope notation is magnesium 26. रिलेटिव मासेस की बात करेंगे तो एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ एटम्स जो होते हैं एंड मॉलिक्यूल्स, तो इसको कन्वीनियंट यूज़ करना एक्चुअल मास में फॉर द मेजरमेंट और कैलकुलेशन तो वो बहुत मुश्किल होता है. सो हम रिलेटिव मास करते हैं उसकी जगह पर हम चूँकि इसकी एक्चुअल मास हम यूज़ नहीं कर सकते कैलकुलेशंस के दौरान और मेजरमेंट के दौरान, तो वहाँ पर हम इसके रिलेटिव मासेस का यूज़ करते हैं. रिलेटिव मास जो होते हैं वो कंपैरिजन टू एक्चुअल मास जो होते हैं ना उसके ईच अदर होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है हैड ट्विस्ट द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट एंड रिलेटिव मास वुड बी 2 to 1. एटॉमिक मास यूनिट यानी कि यू या फिर AMU. एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एक यूनिट होता है जिसको यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव मास ऑफ एटम्स. एक एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. अब कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14. कार्बन 12 एटम जो होते हैं उसका रिलेटिव मास होता है 12 AMU और एक एटम जो होता है उसका मास इक्वल होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम वुड हैव रिलेटिव मास ऑफ 1 U. अब यहाँ पर एक कार्बन को क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया है. द एटम विच विथ अ मास इक्वल टू ट्वाइस द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम वुड हैव अ रिलेटिव मास ऑफ. नाउ coming to the atomic weight. What is atomic weight? Atomic weight of an element is the relative mass of an average atom of the element expressed in atomic mass unit. Atomic weight जो होता है एक नंबर होता है given at the bottom of the box containing the symbol of each element in the periodic table. अगर आप periodic table को देखोगे तो जो symbol होता है उसके just नीचे बॉक्स में लिखा होता है वो उसका atomic mass होता है, atomic weight होता है. और पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे उसके अनुसार जो एटॉमिक वेट होता है नाइट्रोजन एटम का दैट इज सिंबल इज N इज़ 14.0 U एंड दैट इज सिलिकॉन एटम्स की बात करेंगे तो 28.1 U. इसका मतलब ये होता है कि सिलिकॉन एटम्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज हैं ट्वाइस द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम के. मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो रिलेटिव मास होता है मॉलिक्यूल्स का इन द एटॉमिक मास यूनिट. इट इज़ कॉल्ड द मॉलिकुलर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल बिकॉज जो होते हैं मॉलिक्यूल्स बने होते हैं एटम से. और जो मॉलिकुलर वेट ऑफ जो होता है किसी मॉलिक्यूल का ये ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग टुगेदर द एटॉमिक वेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल. तो जितने भी एटम प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर सबके मास को टोटल करके मॉलिक्यूल का वेट निकाला जाता है. जैसे बात करूँगी अगर फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की बात करेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का फार्मूला होता है H2O. इसका मतलब जो होता है 1 मॉलिक्यूल वाटर बनाने के लिए 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के मिलते हैं. तो अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पर अगर वाटर का काउंट करेंगे तो हम कितना करेंगे 2 एटॉमिक वेट ऑफ H एंड 1 एटॉमिक वेट ऑफ O. तो यहाँ पे क्या करेंगे इस तरह से हम इसका मॉलिक्यूलर वेट काउंट करेंगे. तो एक हाइड्रोजन का वेट क्या होता है 1 होता है और ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना होता है तो ऑक्सीजन का जो होता है एक एटम का वेट होता है 8. और यहाँ पर क्या होगा 2 एटम का वेट H2O यानी 2:16 दैट इज 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है. आइसोटोप्स एंड एटॉमिक वेट्स. बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं नेचुरली अकर करते हैं इन एज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल आइसोटोप्स. जैसे बात करेंगे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट दैट अकर एज अ मिक्सचर ऑफ द आइसोटोप इज द एवरेज मास ऑफ एटम इन द आइसोटोप मिक्सचर. एवरेज मास ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम इज ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल मास ऑफ द ग्रुप बाय द नंबर ऑफ एटम्स in the group. A practical way to determining the average mass of a group
of isotope is to assume the group consists of 100. So अगर यूज़ करेंगे परसेंटेज का and the mass of each isotope leads to following equation for calculating atomic weights of element that occur naturally as a mixture of isotope. So atomic weight is equal to isotope percent isotope mass by 100. According to this equation, atomic weight of an element is calculated by multiplying the percentage of each isotope in the molecule. अब यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है इस इक्वेशन को दिखाने के लिए. तो जो एक एलिमेंट है बोरोन का कंसिस्ट करता है 19.78% बोरोन 10 with a mass of 10.01 U and 80.22% boron 11 with a mass of 11.01 U. सो अगर एवरेज वेट काउंट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा 10.81 U. मोल कंसेप्ट किस तरह से अप्लाइड होता है एलिमेंट के लिए. तो नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर एंड इज इक्वल टू. एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है. तो एवोगाड्रोज नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एक नंबर दिया था 6.022 इंटू 10⁻23. अब उनके अनुसार क्या था कि एक मोल का सैंपल जो होता है किसी भी एलिमेंट का कंटेन करता है सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल सैंपल ऑफ एनी अदर एलिमेंट. अब 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट इज द sample of element with a mass in gram that is numerically equal to the atomic weight of the element. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के. तो मोल कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है कंपाउंड्स के लिए किस तरह से. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर and it is numerically equal to the 6.022 into 10⁻23. One mole sample of any compound will contain the same number of molecules as a 1 mole sample of any other compound. 1 mole of any compound is a sample of the compound with a mass in grams equal to the molecular weight of the compound. एग्जाम्पल ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. तो 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है. तो हाइड्रोजन की 2 वेट होते हैं और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 8 16. तो 16 + 2 यानी कि 18 होता है. और यहाँ 1 मोल ऑफ वाटर में कितने होते हैं. तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया. तो मोल और केमिकल कैलकुलेशन. तो मोल कॉन्सेप्ट कैन बी यूज टू ऑब्टेन factors that are useful in chemical calculations involving both elements and compounds. Calculation involving elements. Mole based relationships given earlier as example for elements provide factors of solving problems. The relationship given earlier for calcium are 1 mole of calcium carrying 40.08 gram. आपने देखा एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20 होता है और इसका वेट जो होता है 40.08 ग्राम होता है. तो कैल्शियम के एक एटम के अंदर एक मोल के अंदर एक कैल्शियम के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और एनी 2 ऑफ दीज क्वांटिटीज कैन बी यूज टू प्रोवाइड फैक्टर्स फॉर यूज इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. Example of 2 of the 6 possible factors are. चलो एक एग्जाम्पल करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कंटेन्ड इन अ 15.84 ग्राम सैम्पल ऑफ कैल्शियम. चलो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे. तो आपको पता है कि ये दिया है, ये सैम्पल का वेट है. तो हमको पता है 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो है उसका वेट और कैल्शियम का वेट पता है कि 40.08 होता है. तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 0.3952 मोल कैल्शियम. सो वी सी इन द सॉल्यूशन दैट द ग्राम कैल्शियम यूनिट इन द denominator of factor cancel the GCA units in the given quantity. So leaving correct units of. Now calculation involving compounds. The mole concept applied earlier to molecules can be applied to individuals atoms that are contained in the molecules. Example जो है ऐसे कंपाउंड जैसे कि CO2 है. 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन एटम होते हैं और 2 मोल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एटम के होते हैं.
अगर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 1 मोल कार्बन का वेट कितना होता है 12.01 ग्राम होता है, और 1 ऑक्सीजन का जो वेट होता है वो होता है 16 ग्राम के करीब। तो 2 एटम या 2 ऑक्सीजन है तो इसका वेट हो गया 32। तो इस तरह से अगर टोटल वेट निकाला जाए तो कितने होंगे, तो 12.01 प्लस 32। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं CO2 के, तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर कंटेन्ड इन 11.57 ग्राम ऑफ CO2। तो 11.57 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मोल्स ऑफ O एटम, और 44.01 जो कि क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की का मॉलिकुलर वेट है, और जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको आ जाएगा ये आंसर। अब यहाँ पे नोट करना है कि जो फैक्टर आप यूज़ कर रहे हो ऑब्टेन करने के लिए क्या, यहाँ पे जो फैक्टर्स आप यूज़ कर रहे हो ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन फ्रॉम 2 of 9 क्वांटिटीज़ गिवन टू द प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल है नेक्स्ट CO2 का। तो यहाँ पे दिया है कि हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर नीडेड टू कंटेन 50 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 50 ग्राम ऑफ कार्बन है, और आपको पता है कि एक CO2 मॉलिक्यूल में इतने एटम्स होते हैं, और इसका एक एटम का जो है ना वेट इतना होता है। तो हम इस तरह से इसे फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास परसेंट जो होता है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं कि परसेंटेज, यहाँ आपको पता है, तो यहाँ पे क्या है परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाई मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100। अब एक सैम्पल में कंटेन कर रहा 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड द मोल बेस्ड रिलेशनशिप गिवन अर्लियर शो दैट, यहाँ पे देखो आप ये कैलकुलेशन यहाँ पर अपने आप से भी कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो मास परसेंट ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, तो सेम फार्मूला हम फिर से फॉलो करेंगे और इसका मास परसेंट आप अपने आप से निकाल सकते हो। Thus the mass of oxygen is specific, mass of carbon dioxide is known, and the problem is solved as follows. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है कार्बन का और ऑक्सीजन परसेंट दोनों को मिला दिया जाए तो ये 100% हो जाते हैं, विच शुड बी इन द केस बिकॉज कार्बन और ऑक्सीजन आर द, यहाँ पर ओनली, यहाँ पर दो ही चीज़ों से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बच्चों आगे चलते हैं। रिचर्ड फेयमन और जूलियन स्विंगर दो बड़े ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, सो दे हैव गिवन अस अ रीफॉर्मुलेशन ऑफ फिजिक्स दैट इनेबल्स वन टू पोज द एंड आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज एन एटम in a molecule and how does one predict its properties. So these questions were posed in the laboratory where it was demonstrated, and this new formulation of physics when applied to the observed topology of the distribution of electronic charge in the real space yields a unique partitioning of some total system into a set of bounded spatial regions. The form and properties of the groups so defined faithfully recover the characteristics ascribed to the atoms and functional groups of chemistry. So, by establishing this, the theory recovers the central operational concept of the molecular structure hypothesis, that of functional grouping of atoms with an additive and characteristic set of properties together with a definition of the bonds that link the atoms and impart the structure. Not only does the theory thereby quantify and provide the physical understanding of the existing concept of chemistry, it makes possible and new applications of theory. These new applications will eventually enable one to perform on a computer in a manner directly paralleling experiment. Everything that can now be done in the laboratory but more quickly and more efficiently by linking together the functional groups of theory. These applications include the designs and synthesis of new molecules and new materials with specific desirable properties.
अब एक एटम क्या होता है? मैटर जो होते हैं बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, और दिस इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मैनर इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्पेस इन द attractive field exerted by the nuclei. The nuclei act as point attractors immersed in the cloud of negative charge. The electron density, that is denoted by R, the electron density describes the manner in which the electronic charge is distributed throughout real space. The electron density is measurable property and it determines the appearance and form of matter. This is illustrated in the following figures. Figure 1 displays the spatial distribution of the electron density in the plane containing 2 carbon and 4 hydrogen nuclei of the ethane molecule. Electron density जो होती है वो maximum होती है at the position of each nucleus and decays rapidly away from these positions. When this diagram is translated into 3 dimensions, the cloud of negative, to determine that physics has to say about this property of the electron density, but one must consider not the density itself but the field one obtained by following the trajectories traced out by the gradient vectors of density. सो एटम और मॉलिक्यूल्स की काफ़ी नॉलेज होने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे, जो हमारे इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है हम उसको करेंगे यहाँ पे। तो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और जो रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ एथेनॉइक एसिड से, जो प्रोडक्ट होते हैं वो 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड। अब यहाँ पे क्या है, इट शोज़ दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे से ये रिएक्शन दे के रखा है वर्ड इक्वेशन में, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनॉइक एसिड गिव सोडियम एथेनॉइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो सॉल्यूशन कर देखते हैं इसका, कि जो रिएक्शन दे रखा है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है एथेनॉइक एसिड के साथ और प्रोड्यूस करता है सोडियम एथेनॉइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने इसको वर्ड फॉर्म में और इक्वेशन फॉर्म दोनों ही में लिख लिया है। अब हम सबके मास को लिख देंगे और उसके बाद हम टोटल मास करेंगे बिफोर द रिएक्शन और फिर हम टोटल मास करेंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। तो हेंस यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होता है कंबाइन करता है इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। अब कौन सा मास है ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। चलो सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन रेशियो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बाई मास फ्रॉम वाटर इज 1:8। Then the mass of oxygen gas required to react completely with 1 gram of hydrogen gas is 8 gram. Therefore, the mass of oxygen gas required to react completely with 3 gram of hydrogen gas is 8 into 3, that is 24 gram. Question number 3. Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? तो देखो बच्चों, जो postulate है Dalton's atomic theory, जो result है law of conservation of mass का, हम यहाँ पर उसको देख लेते हैं। तो जो उनके अनुसार क्या था कि atoms are indivisible particles which can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। मतलब ना तो उसका निर्माण किया जा सकता, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि क्या होता है उसका टोटल बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन वो बिल्कुल कंजर्व होता है। विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पॉस्टुलेट है विच कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2, define atomic mass unit। देखो atomic mass unit is equal to the exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12 is called atomic mass unit। It is written as U। Question number 2 है,
Why is not possible to see an atom with naked eyes? So the size of atom is so small and it is not possible to see it with our naked eyes. So also the atoms of an element does not exist independently. In text 3 exercise, write down the formula of, यहाँ पे कुछ आपको दे के रखे हैं कंपाउंड के नाम, इनके आपको फार्मूला लिखने हैं. तो सोडियम ऑक्साइड Na2O, aluminium chloride AlCl3, sodium sulfide Na2S, magnesium hydroxide MgOH whole twice. Question number 2, write down the names of compounds represented by the following formula. तो ये कुछ फार्मूले दे के रखे हैं जिनमें आपको कंपाउंड का नाम लिखना है. तो चलिए, Al2SO4 होल थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट. CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट. व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूले? केमिकल फार्मूले का मतलब क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का, इसका मतलब होता है जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं उस कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. उस केमिकल फार्मूला जो होता है कंपाउंड का, इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर ऑफ, इसमें जी कितने नंबर हैं, कितने तरह के आटम्स जो मिले हुए हैं उसके नंबर्स कितने हैं, उसके कंस्टिट्यूट के बारे में, उसके कंपाउंड के बारे में. फॉर एग्जांपल, अगर केमिकल फार्मूला CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड का, सो वी कम टू नो 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलकर केमिकली बाउंड होकर इसका निर्माण किए हैं, इस कंपाउंड को बनाए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. अब हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल? तो H2S मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के और एक सल्फर के. और इन PO3 माइनस आयन, तो यहाँ पर क्या है, 5 एटम्स प्रेजेंट है. क्यों? 4 ऑक्सीजन के और 1 फॉस्फोरस के. इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 4, कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास H2O2 Cl2 और जितने भी दे के रखे हैं. तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 करके बताती हूँ, बाकी आप अपने से भी कर सकते हो और मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व भी कर. जैसे H2 का मास कैलकुलेट करना है तो 2 है और एक H का मास होता है 1, तो मोलिकुलर मास इसका हो गया 2U या फिर 2 AMU या फिर 2 एटमिक मास यूनिट. मॉलिकुलर मास O2 का है तो एक O का मास होता है 16 एक एटम का, तो 2 एटम का मास कितना हो जाएगा 32. ठीक इसी तरह से क्लोरीन, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, 2 का मास हो जाएगा Cl2 का 71U. ठीक इसी तरह से आप सबके मास कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रही हूँ. कैलकुलेट करना है आपको फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3 गिवन एटॉमिक मास ऑफ जिंक. यहाँ पे जिंक का एटॉमिक मास दे रखा है और सोडियम का, पोटेशियम का, और आपको फार्मूला मास यूनिट कैलकुलेट करनी है इन चीज़ों की. तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ कि जैसे फार्मूला मास यूनिट ZnO का करना है तो आपको क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ जिंक की लिखनी है, फिर एटॉमिक मास ऑक्सीजन की, और दोनों को ऐड कर देना है. ठीक उसी तरह से आपको जब Na2O का मास लिखना है तो यहाँ पे चूँकि Na के 2 हैं तो 2 इंटू एटमिक मास ऑफ सोडियम और एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और टोटल करके आप यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 5, यहाँ पर 1 मोल कार्बन एटम का वेट 12 ग्राम दिया है. तो इन व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? तो 1 मोल ऑफ कार्बन जिसका वेट 12 ग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो मास ऑफ 1 मोल कार्बन का होता है वो है 12 ग्राम, हमें पता है. और मास जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है 12 ग्राम में. तो यहाँ पर अगर एक एटम कार्बन में कितने प्रेजेंट हैं तो 12 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23. अगर डिवीज़न करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.9926 इंटू 10⁻23 ग्राम. विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, 100 ग्राम ऑफ सोडियम या फिर 100 ग्राम्स ऑफ आयरन? अब दोनों के एटॉमिक मास दे रखे हैं, आपको ये बताना है किस में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, 100 ग्राम सोडियम में या फिर 100 ग्राम आयरन में. तो देखिए, दोनों का एटॉमिक मास दे रखे हैं, तो आप जो फार्मूला आपको पता है कि 23 ग्राम्स जो सोडियम है उसमें प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 100 नंबर्स ऑफ एटम्स, जिसका अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा 2.6182 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स. अगेन एटॉमिक मास ऑफ आयरन गिवन इज 56U, so the gram atomic mass of iron is 56.
अगर बात करेंगे Fe56 contains 6.022 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स। 100 ग्राम्स में कितना होगा, तो 100 ग्राम्स को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें मिल जाएगा 1.0753 इंटू 10 टू द पावर 24। तो अब हमें यहाँ पता लग गया है कि 100 ग्राम सोडियम जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं 100 ग्राम आयरन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं NCERT एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 1, A 0.24 gram sample of compound oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen। अब कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। तो बोरॉन का मास जो दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी मास दे रखा है और मास ऑफ सैंपल भी दे रखा है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड आपको निकालना है। तो मास जो है उसका सैंपल से डिवाइड कर देंगे हम बोरॉन के मास को, फिर ऑक्सीजन के मास को। तो हमें 40% मिल गया और यहाँ पे 60% मिल गया। तो हमें पता चल गया कि कौन सा आटम कितने परसेंटेज में मौजूद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? अब यहाँ पर कौन सा लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन का गवर्न करता है आपके आंसर को? तो देखो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से और प्रोड्यूस करता है 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इफ़ 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बर्नड होता है 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, देन 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सो रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल लेफ्ट अनरिएक्टिव। तो जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो कंज्यूम नहीं हो रहा है, वो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना, वो अनरिएक्टिव बच जाता है। सो इस केस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सो अबव आंसर इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो हमारा है, ये कौन से लॉ को फेवर कर रहा है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस? एग्जाम्पल देने हैं आपको। तो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी करते हैं एक चार्ज को, या फिर पॉजिटिव हो सकता है चार्ज, आइदर भी पॉजिटिव और निगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनियम आयन है तो NH4 के ऊपर प्लस आयन लिखते हो, हाइड्रोक्सिल आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है तो OH माइनस आयन लिखते हो आप, कार्बोनेट आयन है तो उसके ऊपर CO3 लिखते हो और 2 माइनस आयन लिखते हैं, और सल्फेट आयन में भी SO4 लिखते हो और 2 माइनस आयन लिखते हैं। तो इसे हम पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैंने कई बार ये ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियोस में कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, MgCl2। कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, कॉपर नाइट्रेट का होता है CuNO3 का होल्टॉइस, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको नेम बताने हैं कुछ एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब क्विक लाइम, यहाँ पे चलो नाम दे के रखा है, मैं आपको यहाँ पे सीधे सीधे आंसर पे ले चल रही हूँ कि जो क्विक लाइम होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CaO, जिसकी यूजुअली क्या होता है, हम इन कुछ कंपाउंड्स को उसके कॉमन नाम से बेहतर जानते हैं। जैसे कि क्विक लाइम का हम क्विक लाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कम यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो होता है इसमें क्या होता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जिसका फार्मूला होता है HBr, इसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर जो आप हर घर में यूज़ करते होगे, आप बहुत फैमिलियर होगे इस कंपाउंड के साथ, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। और जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इसमें वो होते हैं सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट जिसका कि फार्मूला होता है K2SO4, और इसके अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो पोटेशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। जैसे इथाइन जिसका कि फार्मूला होता है C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल S8, फॉस्फोरस। तो यहाँ देखो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो C2 यानी कार्बन का मास हम यहाँ पे 12 लिखेंगे और 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो मास होगा 2। तो दोनों को
ऐड करके टोटल कितना आ गया 28। ठीक इस तरह से सल्फ़र 8 का है तो एक सल्फ़र का मास होता है 32, 8 का मास होगा 256 ग्राम। इसी तरह से हम बाकी सबका भी कैलकुलेट कर लेंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द मास ऑफ The mass of 1 mole of nitrogen atom is 14 gram. The mass of 4 moles of aluminium atom is 108 grams. The mass of 10 moles of sodium sulfide is कितना होता है 1260 ग्राम. Convert into mole 12 ग्राम of oxygen gas. तो 12 ग्राम of oxygen gas क्या होगा आपका 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 1 मोल होता है। तो 12 ग्राम कितना होगा 12 को डिवाइड करेंगे 32 से तो जो आंसर आ जाएगा 0.375। ठीक इसी तरह से बाकी दो भी आप सॉल्यूशन देख सकते हो। यहाँ पे मैं चल रही हूँ सीधा क्वेश्चन 9 पे। व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है हमको पता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 0.2 इंटू 16 ग्राम दैट इज़ 3.2 ग्राम। ठीक उसी तरह से 0.5 मोल ऑफ वाटर का वाटर मॉलिक्यूल्स का कितना हो जाएगा मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर का हमें पता है कितना होता है 18 होता है। तो 0.5 का कितना हो जाएगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 9। अब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन यहाँ बच्चों कि जो मोल होता है 1 मोल ऑफ सॉलिड सल्फर होता है 32। तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 256 सॉलिड सल्फर कंटेन करते हैं कितना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सो 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन करेंगे। हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल। Question number 11. Calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide. चलो हिंट दे रखी है the mass of an ion is the same as that of an atom of the same element. Atomic mass of aluminium is 27 U. चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 जो कि इसके मासेस हैं। यहाँ पर हमने Al2O3 का मास निकाल लिया और हमको पता है इसमें कितने मोल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये है एवोगाड्रोस नंबर के इक्विवेलेंट दैट इज 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। सो अब यहाँ पर 0.051 ग्राम Al2O3 कंटेंस। इसको एवोगाड्रोस नंबर को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके हम यहाँ पर जितनी प्रेजेंट दे रखी है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें आ जाएगा आंसर जो कि हो जाएगा 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3। अब नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस आयन प्रेजेंट इन 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज 2। तो देयरफॉर देखेंगे यहाँ पे क्या है द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 3 plus ion present in 3.011 into 10 to the power 20 molecules। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। तो बच्चों ये था हमारा लेसन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया और अगर कोई भी डाउट अभी भी रह गया है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा कमेंट में लिख सकते हो। मैं उसकी सेपरेट छोटी सी 5-10 मिनट की एक वीडियो आपको दे दूँगी जिससे आपको वो टर्म समझ में आ जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर लिख दो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।